नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम स्टार्टअप वर्ल्ड में तमाम दिग्गजों से आपकी मुलाकात कराते हैं, उनकी चुनौतियों और उनकी संभावनाओं को खोजते हैं और इसके साथ ही समझते हैं कि आखिर ये पूरी दुनिया चल कैसे रही है और उनके अनुभवों का लाभ लेते हैं। आज हमारे साथ हमारे पहले खास मेहमान जो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हो रहे हैं रमित सेठी साहब, फाउंडर सिक्लूड होटल से। रमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। और सबसे पहला सवाल, हमें ये बताइए कि ये सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? वो चिंगारी क्या थी? वो पहला थॉट क्या था जिससे आप इस तरह के कारोबार, इस तरह के स्टार्टअप में उतरे? एक्चुअली ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं हूँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो मैं तो बैंकर था। और अब उस जर्नी में मैं आगे आता गया। वाज अ पार्टनर इन केपीएमजी। फिर मैं आफ्टर माय कॉर्पोरेट करियर आई वाज डूइंग एंजल इन्वेस्टिंग। वहाँ पर मेरे दोस्त थे रोहित सेठी, वो ऑलरेडी 3-4 घर बना चुके थे। वो उनका पैशन था, जुनून था। उन्होंने 3-4 घर बनाए, 1-2 रेंट किए और उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप इधर एंजल इन्वेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू आल्सो हेल्प मी। सो मैंने उनके साथ मिला और प्री कोविड हमने कुछ इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट की। तो यहाँ से हम दो दोस्त जो पहले बचपन के दोस्त थे, मगर फिर क्यों इन लाइफ जर्नी हम मिलते रहे और अब ये हुआ कि चलो लेट्स डू दिस टुगेदर। तो हम दोनों भाई, एक कह लीजिए कि निकल जाते थे अपनी गाड़ी में, लुकिंग एट अदर पीपल्स हाउसेस। हमने देखा कि लोगों के बहुत अच्छे अच्छे घर हैं और काफ़ी रन डाउन कंडीशंस में, इधर-उधर नेग्लेक्टेड। वहाँ से हमें ये आइडिया आया कि व्हाई कांट वी डू अ सर्विस फॉर ये अपना ये जो लैंडलॉर्ड्स के लिए, कि भई इनके लिए अगर हम घर इनको रिफर्बिश करके, तैयार करके हम इनको किराए पे ले लें, तो दैट वुड बी अ गुड सर्विस। सो दिस वाज़ द अर्ली डेज़ ऑफ विलास। तो ये विलास से हमारी कहानी शुरू हुई और अब जाकर हम स्मॉल बुटीक रिज़ॉर्ट्स जिसे कहते हैं, अबाउट 15 रूम्स, 18 रूम्स तक भी हम ले लेते हैं। और अब हमारे ये इसी तरह हमारा जर्नी चलती रही। शॉर्ट में तो यही है। बाकी फिर हमने इसमें एक अपना यूएसपीज़ भी डालनी शुरू की। यूएसपीज़ ऐसे कि भैया हम लोग डिज़ाइन देंगे, इट विल बी वेरी यूनिक। उसमें से हम अपना अफोर्डेबल लग्ज़री सेगमेंट बनाएँगे, व्हिच मीन्स लग्ज़री सेगमेंट में से क्या-क्या चीज़ें रियली मैटर करती हैं, वो लेके इसमें डाल देंगे। और हम फूड बड़ा अच्छा देंगे। एनी इंडियन ट्रैवलर लव्स टू हैव गुड फूड, स्पेशली रिमोट प्लेसेस में। और तीसरी चीज़ है एक्सपीरियंसेस। तो उसके साथ-साथ क्या हो सकता है? अब वहाँ आ गए, लोग फिर आते ही सब पूछते हैं कि भई आ गए भई अब क्या करना है? सो वी कैन गिव यू नो सॉर्ट ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिनर सेटिंग। वी कैन डू अ मूवी नाइट, वी कैन डू अ गेम्स एसोसिएशन। इस तरह करते-करते अब हमारे एक्सपीरियंस इतने बढ़ गए हैं कि अब तो हम स्मॉल इंटीमेट वेडिंग्स भी कर लेते हैं, कॉर्पोरेट ऑफ साइट्स भी कर लेते हैं और इस टाइप की स्लाइट लार्जर ग्रुप्स में भी हम सब कर लेते हैं, राइट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। क्या बात है रमित सेठी साहब, बड़ा ही दिलचस्प सफ़र रहा है। अब हमें बताइए कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो जो चीज़ें आपकी कम से कम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग जगहों पे हैं, तो कहाँ कहाँ पे हैं और किस तरह के विस्तार को आप देख रहे हैं? कौन कौन सी जियोग्राफीज़ को और टारगेट करने वाले हैं? सो हमारा स्टार्ट हमेशा पास में ही हुआ बिकॉज़ हम लोग निकल जाते थे गाड़ी में। सो हिमाचल और उत्तराखंड, ये 2 हिल स्टेट्स हैं हमारे आस-पास। तो हिमाचल में देख लीजिए तो नाहन, कसौली, शिमला, पालमपुर। पालमपुर में हमारे 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक टी एस्टेट में, एक पैडी फील्ड्स में। और अगर आप उत्तराखंड देखें तो मसूरी, पनगोट, रामगढ़। रामगढ़ में हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। इस तरह करते-करते 2 हिल एरियाज़, फिर हमने बोला कि साउथ भी कवर होना चाहिए। सो वी डेवलप्ड केरला। केरला क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट का फुटफॉल अच्छा होता है। तो हमने बोला ये लेट्स गो देयर, गॉड्स ओन कंट्री मानी जाती है तो व्हाई नॉट? सो वहाँ पर वी हैव वन ऑन द बीच कॉल्ड केरला सिक्लूड केरला मरारी सैंड्स। फिर एक हमने जिसे कहते हैं बैक वाटर्स एलपी, वी आर ऑन द वाटर सो इट्स कॉल्ड सिक्लूड बाय द लेक। और एक हमारा टेम्पल टाउन है थ्रिसूर, उसके पास में ओल्ड 200 साल पुराना जो नेल्लकट्टू एक विला होता है, उसको हमने रीडेवलप किया और वहाँ पर अबाउट 6 ऑड रूम्स वहाँ पे। तो केरला डेवलप हो गया। अब हमने वेरी इंटरेस्टिंगली हमने एक नई प्रॉपर्टी खोली है जो है हम्पी में, व्हिच इज़ कर्नाटक।
हम्पी इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट which was a lost empire कह लीजिए in the 16th century and that was rediscovered in the 19th century और जब ये वहाँ पर not many places to stay तो हमने जब वहाँ गए और हमें अच्छा लगा we were good fortunate to find a very good place from the royal family there तो we developed one place there इस तरह करते करते हमारी expansion होती जा रही है to select iconic locations हम इतना वाइडली ऐसे खुद नहीं ग्रो करना चाहते लोग हमारे पास आते हैं ये बढ़िया प्रॉपर्टीज लेके और हम 3 या 4 सेलेक्ट करके ग्रो करते हैं। क्या बात है। और मतलब ये कहते हैं ना कि क्वांटिटी और क्वालिटी, ये पूरा कहीं कहीं ध्येय लगता है। मेरा अगला सवाल पूरे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ में आपकी रिकमेंडेशन को लेकर है। किस तरह की आप सुधार चाहते हैं? बजट इज़ नियर बाय। क्या कुछ कैंपेनिंग होनी चाहिए? क्या कुछ सुधार होनी चाहिए? क्योंकि कोविड में सबसे बड़ा डेंट इस इंडस्ट्री को लगा, सबसे लेट खुली, रिस्ट्रिक्शंस बहुत थे, रिकवरी पर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। नो नो दिस सेगमेंट में तो आई मीन एक तरीके से बूम है। अब जैसे आई एम श्योर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट विल रियलाइज कि एक तो मेक इन इंडिया हो गया, एक हो गया कम टू इंडिया। हमारा जो ये जरूर एक इनिशिएटिव बनना चाहिए, कम टू इंडिया। एंड कम टू इंडिया में द होल वर्ल्ड हैज ऑल दिस वॉर गोइंग ऑन और ये और वो। इंडिया एक बड़ा ही हिस्टोरिक और एक बहुत ही वेलकमिंग नेचर है लोगों का, जो कि अगर कोई फॉरेनर्स दिखते हैं या टूरिस्ट दिखते हैं हम उनको जाके आउट ऑफ द वे जाके नेचुरली हेल्प करते हैं, नॉट बिकॉज हमें पैसे बनाने हैं। तो हमारा जो हॉस्पिटैलिटी है हैज़ टू हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। लोगों को क्लेनलीनेस चाहिए। क्लेनलीनेस ही एक चीज़ है जो एक हम लोग लग्जरी मान लें मगर क्लेनलीनेस। अब जो यंग एंटरप्रेन्योर को हमारी सलाह ये होगी कि ये जो सेगमेंट ग्रो कर रहा है, 30% ग्रोथ आ रही है विलास बुटीक रिजॉर्ट्स और उनके एक्सपीरियंशियल सेक्टर्स में। यहाँ पर अपनी एक जगह ढूंढें। यहाँ पर क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल वेडिंग प्लानिंग है। वेडिंग प्लानिंग इज वेरी बिग। लोग वेडिंग यही नहीं कि बड़ी वेडिंग्स कर रहे हैं, छोटी वेडिंग्स भी कर रहे हैं। सो मैं कह रहा हूँ उसको आप अगर सेगमेंट बनाना चाहें तो एक इंटीमेट वेडिंग है, एक लग्जरी सेगमेंट है, एक लार्ज वेडिंग है, फिर एक मेट्रो सिटीज और की एरियाज में है, एक सेक्लूडेड एरियाज में है। सो इसके अंदर एक्सपर्टीज कम है और लोगों के पास अगर ये जाने का मन है बट उनके पास वो ऑर्गेनाइज करने की ताकत नहीं है। तो वो या हम एज वेन्यू प्रोवाइडर्स हम लोग ये ताकत दिखा सकते हैं, या जो यंगस्टर्स हैं इज वेरी इजी, एसेट लाइट भी है। द सेकेंड थिंग विच पीपल कैन डू इज लुक फॉर दीज सॉर्ट ऑफ प्लेसेस एवरीवेयर इन इंडिया। मैं आज तक आई मीन अब तो काफ़ी उम्र हो गई है मगर मैं अभी भी डिस्कवर कर रहा हूँ कि इंडिया में ही इतनी सारी चीज़ें हैं। अब ये हम्पी जैसी जगह लोगों को आइडिया ही नहीं था कि वहाँ पे एक हिंदू सिविलाइजेशन थी जो 15-16 सेंचुरी के बाद लोगों ने देखना ही बंद कर दिया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने डिस्कवर किया, ब्रिटिशर्स ने लिखा, फिर हेरिटेज साइट बनी। अभी भी वहाँ पर इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है जाने की क्योंकि फ्लाइट्स नहीं है। हाउ टू रीच देयर इज एन इशू। खैर वो भी एक सोल्यूशन बना सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज समथिंग विच ऑल यंगस्टर्स लाइक टू डू। दे लाइक टू ट्रैवल, दे लाइक टू ईट आउट। वो उनको वो एक हॉलीडे और इस टाइप की चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू कैन फाइंड दीज निशेस हियर। सेकेंडली इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटर्स ये लोग भी यहाँ ट्रैवल करते हैं और जाते हैं। इट्स अ यंग मैन्स गेम परहैप्स, क्योंकि वो जाके जिस नज़रिए से देखते हैं वो नज़रिया लोग सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं। द वेरी इंटरेस्टिंग इंसाइट मैं आपको बताऊं कि ये जो लोग कहते हैं कि डिसीजन मेकर्स कौन है, आ कौन रहा है, आ जो मर्जी रहा हो, decisions are made by the youngsters, the Gen Z varieties, who are actually looking at all these places, reading all the reviews. So they are researching and deciding. पैसे बेशक कंपनी वाले दे रहे हो, पेरेंट्स दे रहे हो, कोई ग्रुप में कोई और दे रहा हो, बट द डिसीजन मेकर्स आर दे बेस्ड ऑन देयर ओन इनसाइट्स एंड रिव्यूज। सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। चलिए, मेरा आखिरी सवाल रमेश जी आपसे, हमें बताइए कि बजट से क्या उम्मीदें हैं आपको? हाँ, सो इसमें सरकार का ये रिकग्नाइज करना कि सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं है, एक स्टे इन इंडिया, कम टू इंडिया, इस टाइप के इनिशिएटिव्स हैं विच आर एम्ड एट सर्विस इंडस्ट्री। सर्विसेज में आप अगर हाई जीएसटी रखेंगे 18%,
तो मतलब 20% किसी का भी बजट अगर इस पे डाइवर्ट हो जाए, तो ये बहुत ही ओनरस माना जाता है कि 7,500 के ऊपर 18% है और उसके नीचे 5% है। तो व्हिच मीन्स दैट अगर मैं 7,600 भी करूँगा, तो मुझे अब 18% देना पड़ेगा। तो एक द सो आवर एबिलिटी टू चार्ज over 7,500 एंड 10,000 इज़ वेरी पुअर बिकॉज़ उसमें से फिर वो पहले तो जीएसटी चला जाएगा। अब इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जब ये इंडस्ट्री सीज़नल इन नेचर है, कभी ऑल द ईयर राउंड बिल्कुल ही नहीं है, व्हिच मीन्स दैट हमें 7 महीनों की कमाई से 12 महीने के खर्चे देने हैं और इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट है और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। सो वी हैव एम्प्लॉयड पीपल, फिर हमारे होने से टैक्सी वाले, टूरिस्ट ऑपरेटर्स और पंसारी जो होते हैं उनका फूड सप्लायर्स, इक्विपमेंट सप्लायर्स टू द होटल, इनका भी एक छोटा-सा बूम आता है। और ये सारे एरियाज़ टिपिकली टियर 2, टियर 3 और रूरल एरिया रिमोट एरियाज़ में जो टूरिज़्म होता है, यहाँ पर बहुत ही पॉज़िटिव और बिग इम्पैक्ट पे आता है। अब हमारे जहाँ पे एक आध हमारे जहाँ प्रॉपर्टीज़ जाते हैं, वहाँ पर अगर हम विलेज सेटिंग देखें तो इट्स नॉट मोर देन 1000 पीपल और 1500 पीपल, क्योंकि यहाँ से लोग जो भी है वो शहर जा चुके हैं अपनी काम ढूँढने। अगर हम यहाँ पे काम दे देते हैं तो खुशी-खुशी वापस आते हैं। एंड वी वुड लाइक टू एनकरेज दैट। सो जीएसटी रैशनलाइज़ेशन डाउन, बिकॉज़ 5% जीएसटी आपने कर तो दिया मगर इनपुट क्रेडिट हटा दिया। सो मतलब कैसे मैनेज किया जाए ये सब? हमारा तो दाम बढ़ ही गया, हालाँकि कंज़्यूमर ने थोड़ा कम दिया। सो दूसरा एक बात है फूड। व्हाट एल्स कैन वी डू इन दिस प्लेस इज़ गिव गुड फूड। फूड पे the GST is 18%. If your room rent goes over 7,500 even for one day in the year of any one room, ये थोड़ा ओनरस लगता है मुझे। अगर ये चीज़ें हटा दें और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डेवलप कर रहे हैं करते रहें, तो लोग आएँ, क्लीनलीनेस होए, सस्टेनेबल इको टूरिज्म पर ध्यान दिया जाए। जो सस्टेनेबल करेगा, गार्बेज डिस्पोजल ठीक करेगा, अल्टरनेट पावर सोर्स लगाएगा, इनको टैक्स रिलीफ दें कि भैया आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक डायरेक्शनल पुश मिल जाती है कि सब लोग ये करिए प्लीज़, और ये करेंगे तो आपका टैक्स बर्डन कम होगा। व्हाई टैक्स बर्डन कम होगा? क्योंकि यही चीज़ गवर्नमेंट को फिर स्पेंड करके करनी पड़ेगी। आप लोग खुद ही कर रहे हैं, तो आपका टैक्स बर्डन कम कर देते हैं। सो आई थिंक इस टाइप का अगर सोच आती है, या स्टेट लेवल में आ जाए या सेंट्रल लेवल में, बट आई थिंक बजट में अगर एक डायरेक्शनल पुश मिलता है, तो एवरीबॉडी एल्स ट्राइज़ टू फॉलो एंड गुड थिंग्स हैपन। सो हम तो विश ही कर सकते हैं। आई एम अ वेरी स्मॉल प्लेयर, बट आई हैव ग्रेट पैट्रियोटिज़्म दैट हमारे देश में अच्छी जगहें हैं, लोगों को देखनी चाहिए, बस उसकी सहूलियत बननी चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे रमित जी और मुझे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि आपके आप में एक उत्साह है, एक चमक है और आप हर बात बहुत खरी-खरी रखते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया और ये तो ऑनलाइन मुलाकात थी, लेकिन अगली बार हम ये चाहेंगे कि हम आपकी किसी प्रॉपर्टी पे जब आपके साथ आपके सफ़र को जानें तो वो और भी इंस्पायरिंग होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फ़ौरन हाज़िर होते हैं। चलिए अब अगले मेहमान की ओर बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रांजल अग्रवाल, हेड ऑफ मार्केटिंग मुद्रिक्स से। थैंक यू सो मच प्रांजल अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल, बजट करीब है, बताइए बहुत सारे कंप्लायंस, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारे नियम हैं, तो ऐसे में जो पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो किस तरह के सुधार चाहती है इस बजट से? जी, उम्मीदें यही हैं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को भी कैटर किया जाएगा बजट में। हमने फॉर्मली भी पूरी इंडस्ट्री ने टुगेदर भारत वेब 3 एसोसिएशन के थ्रू अपनी अपील रखी है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि टीडीएस कम कर दिया जाए, जो 1% है उसको 0.1% कर दिया जाए। मकसद 0.1% से भी पूरा हो जाएगा। लॉसेस को ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को जैसे बाकी एसेट क्लासेस में होता है, वैसे क्रिप्टो में भी इनको ऑफसेट करने का मौका मिले। और कैपिटल गेन्स जो टैक्स लगता है 30% का फ्लैट आज क्रिप्टो पे, उसे कंज्यूमर इन्वेस्टर की आय के हिसाब से, इनकम के हिसाब से लगाएं,
ना कि फ्लैट 30% जो भारी पड़ जाता है, खासकर जिनकी आय कम होती है उन पे। तो यही हमारी डिमांड्स अपील है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, जो हमने थ्रू अदर फॉर्मल चैनल्स भी फाइनेंस मिनिस्ट्री को हमने प्रस्तुत की हैं। जी, बेहतर और काफ़ी बेहतर रहा ये जानना भी कि किस तरह की रिकमेंडेशंस आप लोग की है, मांग क्या है। भारत में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। एफआईयू ने तो सख्त नियम लागू किए हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? पहले तो थैंक यू प्रशांत जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। सीधे क्वेश्चन सवाल पे जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा कदम है एफआईयू की तरफ से, बोथ इन्वेस्टर ट्रेडर्स के लिए एज वेल एज एक्सचेंजेस के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए सेफ्टी बढ़ेगी, उनको फर्क समझ में आएगा कि कौन से एक्सचेंज लेजिटिमेट हैं, कौन से सही नहीं हैं, जिन किन पे उनको ट्रेडिंग करनी चाहिए, किन पे नहीं करनी चाहिए। आजकल बहुत फ्रॉड स्कैम बढ़ रहा है, फर्जी एक्सचेंजेस आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा स्टेप है इन्वेस्टर्स के लिए। लॉन्ग टर्म में उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा इंडियन एक्सचेंजेस पे ट्रेड करते हुए। एक्सचेंजेस के लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा कदम है। इससे लेजिटिमेसी की तरफ इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। इससे जो लॉन्ग टर्म के लिए एक्सचेंजेस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वही रहेंगे, और जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, वो नहीं रहेंगे, वो चले जाएँगे मार्केट से, जिससे काफ़ी ओवरऑल क्रिप्टो इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा। जी, चलिए एक आखिरी सवाल के साथ प्रांजल मैं आपके पास आना चाहता हूँ। हमें बताइए कि बड़े लंबे समय से जो आपने ज़िक्र भी किया कि एसेट क्लास के तौर पर ट्रीटमेंट की माँग है। एसेट क्लास के तौर पर ट्रीटमेंट मिलेगा कैसे? आई थिंक अभी इंडस्ट्री छोटी भी है। द ओवरऑल जो ओवरऑल साइज है इंडस्ट्री का, वो काफी छोटा है कंपेयर टू अदर एसेट क्लास। तो इसलिए भी हो सकता है कि यहाँ अभी इतना सीरियसली लोग नहीं देख पा रहे। जैसे रेगुलेशन आएंगे, इंडस्ट्री का साइज बढ़ेगा। आई थिंक अपने आप ही ये एक सीरियस एसेट क्लास की तरह देखे जाने लगेगा ऑलरेडी। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पे भी और ज्यादातर प्लेटफॉर्म में भी निवेशकों का नुकसान नहीं हो रहा है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जिसे हम कहते हैं कैटेगरी है, वो प्रॉफिटेबल हैं, वो कमा रहे हैं, जो एसआईपी करते हैं। अब ट्रेडिंग इटसेल्फ इज रिस्की। कई माध्यमों से कई लोगों ने ऑलरेडी कहा है, मैं भी इस बात को दोहराने देना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग स्पेकुलेशन करेंगे तो 95% टाइम आप पैसा लूज करेंगे। आप इन्वेस्टर की तरह इस सेगमेंट को देखेंगे तो निवेशक आज भी फायदे में है। हमारे प्लेटफॉर्म पे 80% लोग जिन्होंने लास्ट 3 सालों में पैसा डाला है, इन्वेस्टर जो हैं वो प्रॉफिटेबल हैं, जिन्होंने पैसा कमाया है क्रिप्टो में भी। चलिए, तो बहुत-बहुत शुक्रिया इस अहम चर्चा के लिए आपका प्रांजल और भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। अपना समय दिया उसका बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, अब अगले जो हमारे मेहमान हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। आंचल जैन हमारे साथ हैं, फाउंडर और क्रिएटिव डायरेक्टर इज़ारी ज्वेल्स से। आंचल, बहुत-बहुत स्वागत आपका। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। सबसे पहले तो हमें बताइए ये विचार कैसे आया, आइडिया कैसे आया? इसके पीछे की कहानी क्या है, इस पूरे स्टार्टअप को शुरू करने के पीछे? इज़ारी को मैंने फाउंड किया था 2014 में एंड इसको मैंने थोड़ा-सा बैक बर्नर में डाला हुआ था, ठंडे बस्ते में जिसे कहते हैं। बट जब कोविड आया तो जब हम लोग सब इकट्ठे एज़ अ फैमिली साथ रहते थे, तो मेरी मॉम का 65th बर्थडे पड़ा और तब मुझे लगा कि अब मैं अपनी मॉम को ऐसा क्या गिफ्ट दूँ जो उनके पास नहीं है या जो मार्केट में आसानी से नहीं मिलता। यूजुअली सबके पास सब कुछ होता है। तो तब मैंने सोचा कि मैं उनके लिए रीडिंग क्लासेस बनाऊँगी गोल्ड और डायमंड में। तो जब मेरे को ये आइडिया आया, तो फिर मुझे दिमाग में आया कि वॉव! ये तो एक ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक नीश मार्केट है। So I started curating and I started developing a eyewear line which is made out of 14 karat gold and diamonds. And ऐसे इज़ारी की शुरुआत हुई थी। सो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट, माय फर्स्ट फोरे इंटो द इज़ारी ज्वेलरी वर्ल्ड वाज़ विद आईवेयर एंड उसके बाद धीरे-धीरे करते-करते मैंने फिर ज्वेलरी और ब्राइडल नेकलेसेस और ब्रेसलेट्स और इनमें किया एंड नाउ अब मेरा पूरा विश्वास है कि इंडिया में इस वक़्त कंटेम्पोरेरी ज्वेलरी या डेली वेयर ज्वेलरी की काफ़ी कमी है। तो अब
आज तक जो मैं अपना फोटे मानती हूँ वो एवरीडे स्टाइलिश कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी में मैं आगे बढ़ रही हूँ इस वक्त। चलिए, बहुत बेहतर। हमें बताइए, बजट करीब है, क्या उम्मीदें रख रही हैं इस बजट से? अपने सेक्टर में जी मैं ये उम्मीद रख रही हूँ कि एक तो स्टार्टअप का जो टैक्स रिबेट है वो सिर्फ 3 इयर्स का होता है। तो किसी भी बिज़नेस को जमने में कहीं न कहीं 5 से 6 साल लगते हैं। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट दैट द गवर्नमेंट शुड बी मोर माइंडफुल फॉर स्टार्टअप्स और हमें कम से कम 5 से 6 साल का रिबेट एक स्टार्टअप को मिलना चाहिए। और मेरा दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि एक इंडिविजुअल का जो टैक्सेशन स्लैब्स हैं, दे आर मच हायर देन कंपनी स्लैब्स। कंपनी 25% देती है और इंडिविजुअल 37% टैक्स देता है। तो इंडिविजुअल शुड नॉट बी मोर देन द कंपनी। तो इन 2 जगहों पे मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा गौर दिया जाए फॉर स्टार्टअप। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि इन तमाम जो सुझाव हैं या मांगे हैं उन पर गौर करे सरकार। हमें बताइए कि आपको तजुर्बा हो गया है, स्टार्टअप वर्ल्ड की बड़ी चुनौतियां, चैलेंजेस अभी फिलहाल आप क्या देख रही हैं, खासतौर पे अपने सेक्टर में? जितना मैंने R&D किया है उस हिसाब से 2 चैलेंजेस मैंने अभी तक फेस किए हैं। वो है एक लैब ग्रोन डायमंड और दूसरा है फ्लक्चुएशन इन गोल्ड प्राइसेस। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है इसमें जो एक इनपुट है वो ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और गोल्ड तो आप बिकॉज़ ऑफ ग्लोबल डिस्टर्बेंसेस द वे इट इज़ फ्लक्चुएटिंग जिस तरीके से भाव ऊपर चलता जा ही रहा है, तो वो हमारी ग्रोथ में थोड़ा-सा रुकावट लाता है। और जो लैब ग्रोन डायमंड है, उसका जो एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, वो भी हमारी ग्रोथ पे थोड़ा बहुत असर कर रहा है, ज़्यादा असर नहीं कर रहा। अब फिर थोड़ा-सा उसमें ठहराव आ गया है, बट डेफिनिटली गोल्ड की फ्लक्चुएशन इज़ स्टिल अफेक्टिंग आवर ग्रोथ। चलिए, आखिरी सवाल के साथ आपके पास आएंगे। यंग एंटरप्रेन्योर्स, खासतौर पे विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो आपको सुन रही होंगी, उन्हें क्या टिप्स देंगे? यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही एजेंडा वो करूँगी कि इंस्टेड ऑफ बीइंग अ जॉब सीकर, यू शुड बी अ जॉब प्रोवाइडर। अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, अगर आपके पास पैशन है, तो आप उसको प्रोफ़ेशन में टर्न करें। अपनी खूबियों को, अपने पोटे को खाली एक साइड हसल ना बना के छोड़ें। थोड़ी हिम्मत दिखाएँ, थोड़ा करेज दिखाएँ, गवर्नमेंट साथ देती है। आजकल तो इन्वेस्टर्स भी बहुत अच्छी-अच्छी प्रोजेक्ट्स को बैक करते हैं, तो मैं बोलूँगी कि स्पेशली हमारी कंट्री में वी नीड टू क्रिएट जॉब्स, वी नीड टू क्रिएट more opportunities for other people. So rather being a job seeker, be a job provider and just go into business. शुक्रिया करेंगे आंचल, बड़ी अच्छी चर्चा रही और अच्छी बातचीत रही आपके साथ। आपको, आपकी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, इसी के साथ स्टार्टअप मंत्र में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।